अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है एक शादीशुदा मर्द की जो चोरी से दूसरी शादी कर लेता है। अपनी इस शादी को वो सबसे छुपाता है। आखिर कब तक छुपाता? एक न एक दिन ये सबको पता तो चलना था, लेकिन क्या होगा इस खुफिया शादी का अंजाम और कैसे पता चलेगा उसके बच्चों और बीवी को, और उसने आखिर छुपकर दूसरी शादी क्यों की? ये दिल दहला देने वाली कहानी मुकम्मल जानने के लिए आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। अम्मी की निस्बत अब्बू के साथ बचपन से तय थी। अम्मी को पढ़ने का शौक था। उन्होंने बतौर प्राइवेट तालिबा एमए किया, जबकि गांव में किसी लड़की का एमए हो जाना एक मौजज़ा था। उसके बरक्स अब्बू सिर्फ मैट्रिक पास थे। वो शुरू से लापरवाह थे। दादा ने बहुत चाहा बेटा पढ़ लिख कर कोई मकाम हासिल कर ले, मगर उन्होंने मैट्रिक से आगे पढ़कर ना दिया। घर में खुशहाली थी, जमीन की पैदावार से अच्छा गुजारा हो रहा था। अब्बू मुलाजमत को आर समझते थे, इसीलिए पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना दी। मेरे दादा और नाना आपस में सगे भाई थे। जमीन और जायदाद मुश्तरका थी। दोनों भाइयों में प्यार बहुत था। जायदाद, जमीन या उसकी पैदावार पर कभी इख्तलाफ ना हुआ। हमेशा समझौते और इफ़हाम तफहीम से काम लिया। अम्मी जान हसास और बासलाहियत थीं। अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी अदराक रखती थीं। हर काम खुश असलूबी और वक्त पर सरंजाम देती थीं, जबकि अब्बू लाबाली और गैर जिम्मेदार इंसान थे। कोई काम वक्त पर ना करते थे। बुजुर्ग समझाते तो बुरा मान जाते थे। शादी का मरहला आया तो तालीम का फ़र्क सामने आया, मगर नाना ने इस बात को मसला ना बनने दिया। यूं अम्मी की शादी मेरे अब्बू से हो गई। अम्मी के 2 भाई थे। दोनों आला तालीम याफ्ता और अच्छे ओहदों पर फाइज थे। उन्होंने मेरे वालिद को समझाया कि बेकार घूमने से बेहतर है हमारे पास लाहौर आ जाओ, कॉलेज में दाखिला ले लो और तालीम हासिल करो कि इंसान की जिंदगी का कोई तो मकसद होना चाहिए। आवारा मंच दोस्तों में बैठना और गपशप में वक्त ज़ाय करने से बेहतर है कि दोबारा पढ़ाई शुरू कर दो। मामू के समझाने पर अब्बू उनके पास चले गए और कॉलेज में दाखिला ले लिया। वालिद साहब के तमाम तालीमी अखराजात मामू उठाते थे। वो दादा जान से कोई रकम ना मंगवाते। मैका और ससुराल एक ही था। हम बहन भाई की नानी और दादी ने मिलकर परवरिश की। कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। इस खुशहाल खानदान को अचानक ही मुश्किलात ने घेर लिया। दादा और नाना ने हमसाया से जमीन खरीद ली जो उसके भाइयों के साथ मुश्तरका थी। उन्होंने केस कर दिया। हमारे बुजुर्ग भी फरीक बन गए। मुकदमे पर बहुत रुपया लग गया। उन्हीं दिनों सैलाब आ गया। हमारी जमीन दरिया किनारे थी। दरिया में तुग़याने आने से जमीन दरिया बुर्द हो गई। वो घराना जो खुशहाल था माली परेशानियों का शिकार हो गया। अब्बू ने जूं तूं करके तालीम मुकम्मल की। बड़े मामू ने अपने असर रसूख से उनको एक अच्छी पोस्ट पर लगवा दिया। उनको सरकारी रहायशगाह मिल गई। उन्होंने अम्मी और हमें अपने पास शहर बुलवा लिया। कुछ अरसे बाद अम्मी को ख्याल आया कि मैं भी मुलाजमत कर लूं। उन्होंने करीबी स्कूल में बतौर टीचर जॉब कर ली। वो सुबह हमारे साथ निकलती और छुट्टी के वक्त हमसे थोड़ी देर पहले घर आ जाती। वो खाना सुबह 6 बजे तैयार करके फ्रिज में रख दिया करती थी। अम्मी ने हमारी तरबियत अच्छी तरह की और घर बनाने में बहुत मेहनत से काम लिया। वो अब्बू के तमाम काम अपने हाथों से सरंजाम दिया करती थी। उनको अपने शौहर से बहुत प्यार था। उनके कपड़े धोकर इस्त्री करना, उनके लिए तरह तरह के खाने बनाना और उनको आराम और सुकून पहुंचाना गो मेरी वालदा की जिंदगी का मकसद था। हमारा घर सुकून का गहवारा था। हम यहाँ शहर के अच्छे इदारे में तालीम हासिल कर रहे थे तो अपनी माँ की वजह से, क्योंकि वालिदा और मामू तालीम की कदर मंजिलत को समझते थे। कभी कभी दादा दादी और नाना नानी हमसे मिलने आ जाते। हम सिर्फ छुट्टियों में ही गांव अपने आबाई घर जाया करते थे। शुरू में अब्बू हमारा बहुत ख्याल रखते थे। रफ्ता रफ्ता उनका रवैया रूखा फीका होता गया। अम्मी की बात बात पर आहानत करने लगे। हमें भी बिला वजह झिड़क देते थे। समझ में ना आता था कि उनको क्या हो गया है।
घर में आहिस्ता आहिस्ता बेसुकूनी कदम जमाती जा रही थी। उधर बेसुकूनी का आलम था तो उधर दादा जान और नाना अब्बू बारी बारी बीमार होकर खालिक कायनात से जा मिले। वालिद साहब को अब किसी का डर न रहा, वो और ज्यादा शेर हो गए। अम्मी पर हाथ उठाने लगे, हालांकि वो बेकसूर होती। हमारी कुछ जमीन जो दरिया बर्द हो गई थी, दरिया का रुख तब्दील हो जाने से निकल आई थी, लेकिन उस पर मकामी लोगों ने कब्जा कर लिया था। मामू अपने असर रसूख से उस जमीन को वागुजार कराने में लगे हुए थे। उसमें हम लोगों का फायदा था। इस फायदे के बावजूद वालिद साहब का रवैया अम्मी से दुरुस्त न था। हम 4 बहनें और 2 भाई थे। बड़ा भाई इस्लामाबाद में पढ़ रहा था। वो हम सबसे बहुत प्यार करता था। अब्बू हर माह उसको मुनासिब खर्चा भिजवाते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो मंसूर को खर्चा नहीं भिजवा रहे थे। अम्मी अपनी तनख्वाह पसंदाज कर लिया करती थी। वो बेटे को रकम भिजवाने लगी। अब्बू से पूछती थी कि आप क्यों मंसूर को खर्चा नहीं भिजवा रहे, तो वो कहते थे खर्चा पूरा नहीं हो रहा। हैरत की बात यह थी कि अखराजात वही थे, फिर अब्बू की तनख्वाह कहाँ जा रही थी। जिस ऑफिस में वो काम करते थे वहां एक शाजिया लड़की भी काम करती थी। अब्बू की उसके साथ दोस्ती हो गई। मेरी माँ इस बात से बेखबर थी। एक दिन मेरी बड़ी बहन खानम ने अब्बू के मोबाइल में शाजिया का मैसेज देख लिया, लेकिन उसने ये बात अपने तक महदूद रखी। वो अब परेशान रहने लगी थी। जब वालिद साहब खर्चे के लिए अम्मी को तंग करते या रवैया खराब रखते, खानम और ज्यादा गमगीन होती। आखिरकार उसने मुझे बता दिया कि अब्बू का सिलसिला किसी गैर औरत से जुड़ गया है। इसी सबब उनका रवैया बदल गया है। खानम अब चुपके वालिद साहब का मोबाइल चेक करने लगी, जबकि मेरी वालदा भी उनके सेलफोन को हाथ नहीं लगाती थी। खानम ने मुझे बताया कि ये दोनों एक होना चाहते हैं, तभी अम्मी से अब्बू की नहीं बन पा रही। मैंने खानम को कहा कि हम अम्मी को इस मामले से बाखबर कर देते हैं, वो अपनी खुशियों का खुद दिफा कर लेंगी। लेकिन खानम बाजी ने मना कर दिया। कहने लगी अम्मी बहुत हसास हैं, वो अब्बू और घर से बहुत मुखलिस हैं। ऐसा ना हो कि मायूस होकर कोई इंतहाई कदम उठा लें और हम हाथ मलते रह जाएं। काश हम उस वक्त अम्मी को बाखबर कर देते। हमसे कोताही हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि वालिद साहब ने खुफिया तौर पर उस औरत से निकाह कर लिया और उसको अलग घर में रखा। इस मामले का इल्म उस वक्त हुआ जब पानी सर से गुजर चुका था। अम्मी की तबीयत एक रोज अचानक खराब हो गई तो मैं और मुझसे बड़ा भाई उनको अस्पताल ले गए। वालिद साहब घर पर नहीं थे। खुदा ने यह भेद खोलना था। अस्पताल में अब्बू से सामना हो गया। वो शाजिया को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जा रहे थे और उनके बाजुओं में एक नौजायदा बच्चा था। शाजिया ने उस नौमौलूद को जन्म दिया था। उस दिन उसकी अस्पताल से छुट्टी हुई थी। अचानक आमना सामना हो गया तो अम्मी दंग रह गई। वो समझ न सकी कि मेरा शौहर किस औरत और नौमौलूद को लेकर गाड़ी की तरफ जा रहा था। अब्बू ने भी हमको देख लिया, मगर नजरें चुरा ली। भाई ने वहां मौजूद नर्स से दरियाफ्त किया, जो उस वक्त शाजिया के साथ गाड़ी तक गई थी। उसने बताया कि ये इकराम साहब की बेगम है, जिन्होंने 4 रोज कबल एक बेटे को जन्म दिया है। इकराम साहब मेरे अब्बू का नाम था। अब सारी हकीकत खुल गई। अब्बू घर आए तो अम्मी ने इस्तफसार किया। वो बिगड़ने लगे। मेरी माँ ने कुरान पाक उनके सामने रखकर कहा कि मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बता दो जो हकीकत है। मैं आपसे लड़ूं झगड़ूंगी नहीं, बल्कि आपकी दूसरी बीवी को घर ले आऊंगी। ताहम झूठ बोला तो माफ ना करूंगी, बल्कि अपनी जान दे दूंगी। वालिद साहब ने सच ना बोला, झूठ का सहारा लिया। कहने लगे कि मेरे एक दोस्त का नाम भी इकराम है, वो शदीद बीमार है, उसके घर बेटे की विलादत हुई है। उसने कहा था कि गाड़ी चाहिए, बीवी और बच्चे को घर लाना है। इकराम बारी की बीमारी के बायस मैंने इखलाकन उनका ये काम सरअंजाम दिया है कि उनकी बीवी और बच्चे को अस्पताल से घर पहुंचाया है। इस कहानी पर यकीन करने को किसी का दिल न चाहा, मगर हम खामोश थे। मैं और खानम जान चुकी थी अब्बू झूठ बोल रहे हैं। तहम हमारी हिम्मत ना हुई कि वालिद साहब के राज से पर्दा उठाते। लब सिल गए थे। इस वाक़े के कुछ रोज बाद ही वो औरत वालिद साहब के साथ दोबारा शॉपिंग करती नजर आ गई। अम्मी जान ने इस मंजर को फिर अपनी आंखों से देख लिया। उस वक्त उनकी एक कोलीग नादरा भी अम्मी के हमरा थी। ये दोनों स्कूल का कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी, क्योंकि चंद दिनों बाद स्कूल में फंक्शन होने वाला था।
और इस फंक्शन के इंतजाम की जिम्मेदारी अम्मी पर थी। नादरा शाजिया को जानती थी, वो उसकी कज़न थी। उसने अम्मी को बता दिया कि शाजिया फलां ऑफिस में काम करती थी जहां ये शख्स भी काम करता है। फिर दोनों की शादी हो गई। उन्होंने कोर्ट मैरिज की है। शाजिया का शौहर पहले से शादीशुदा और कई बच्चों का बाप है। ये मालूमात नादरा को उसके घर वालों से मिली थी जो शाजिया के रिश्तेदार थे। अम्मी को यकीन हो गया कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर रखी है और ये औरत उनकी दूसरी बीवी है। घर आकर उन्होंने वालिद साहब से दोबारा इस्तफसार किया कि आज मैंने तुमको बाजार में दोबारा उसी औरत के हमरा देखा है। तुम कहते थे कि वो तुम्हारे दोस्त की बीवी है। बिलाखिर तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने शाजिया से शादी कर ली है। ये तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी। मुझे सब मालूम हो चुका है। वालिद साहब ने कहा कि अगर सब कुछ मालूम हो गया है तो अच्छी बात है, फिर तुम क्यों मुझसे पूछ रही हो? अम्मी जान ने कसम खाई थी कि मैं जान दे दूंगी अगर शरीके जिंदगी ने झूठ बोला तो, और अब साबित हो गया कि वाकई अबू ने झूठ बोला था। बस इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और फिर अम्मी ने रात को सोने से पहले जहरीली दवा पी ली। किसी को कुछ ना बताया, दूसरे कमरे में जाकर सो गई। हमने उनको डिस्टर्ब करने की हिम्मत ना की क्योंकि रोकर सोई थी। सोचा उनके पास जाएंगे तो बेआराम हो जाएंगी। मुझे और खानम को तो मालूम था कि अब्बू शादी कर चुके हैं। वो अम्मी से झूठ बोलते थे। बहरहाल सुबह हुई और ये वो मनहूस सुबह थी जिसके बाद अम्मी की जिंदगी में फिर कभी सुबह ना आ सकी। वो रात के जाने कौन से पहर अपने खालिक हकीकी से जा मिली। हमारी जिंदगी में माँ एक रोशन चराग की मानिंद थी। वो ना रही तो अंधेरा ही अंधेरा चार सू फैल गया। इस पर सितम ये कि कुछ ही दिनों बाद अब्बू अपनी दूसरी बीवी को अपने नौमौलूद बेटे के साथ घर ले आए। अब हमारा क्या जोर चलता। मामू बेचारे भी रो धोकर वापस अपने घरों को जा चुके थे। अम्मी की खुदकुशी का केस कोई दूसरा रुख भी इख्तियार कर सकता था जिसकी जद में अब्बू आ सकते थे, लेकिन हमारे दोनों मामू ने ऐसा ना होने दिया और पुलिस को अब्बू से दूर रखा, सिर्फ हमारी वजह से कि वो हमारे वालिद थे। शाजिया अम्मी की जगह हमारे घर आ गई। रफ्ता रफ्ता उसने घर का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लिया। दोबारा नौकरी पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। वालिद साहब उसकी किसी ख्वाहिश को रद्द ना करते थे। उसके कहने पर उन्होंने हमको स्कूल से हटा लिया और घरेलू जिम्मेदारियां हम दोनों बहनों के सुपुर्द कर दी। नई अम्मी अब अब्बू के साथ दफ्तर जाती थी तो अपना छोटा सा बच्चा हमारे सुपुर्द कर जाती थी। हमको अपनी माँ के मरने का दुख क्या कम था कि इस बच्चे की खातिर हमें तालीम भी छोड़नी पड़ी थी। बड़े भैया से रोकर फरियाद दी कि हम तालीम हासिल करना चाहते हैं, जबकि सौतेली माँ तालीम से महरूम रखना चाहती है और अब्बू उसके हुक्म के गुलाम बने हुए हैं। मंसूर ने कहा कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं मामू से बात करता हूँ। हरगिज तुम पर इल्म के दरवाजे बंद ना होने दूंगा। उसने मामू को सारी सूरत हाल बताई। मामू ने इस्लामाबाद में मंसूर को किराए का मकान ले दिया। फिर एक दिन जबकि अम्मी अब्बू दफ्तर में थे, हमने उनका नौमौलूद बच्चा पड़ोसन को दिया कि हम अस्पताल जा रहे हैं, आध घंटे तक आकर बच्चे को ले लेंगे। बहाना किया कि खानम की तबीयत खराब है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। इस तरह हम सब बहनें और भाई लाहौर से इस्लामाबाद बजरिया बस रवाना हो गए। मंसूर भाई को फ़ोन पर इत्तला कर दी थी। वो मुकर्ररा वक्त पर अड्डे पर मुंतजर मिले। हमने सिर्फ अपने चंद जोड़े कपड़े लिए थे। हम मंसूर भाई के साथ उनके किराए के घर में आ गए। उधर जब पड़ोसन ने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने ना खोला। वो परेशान हो गई। नई अम्मी का नंबर उनके पास था, उन्होंने उनको फ़ोन कर दिया। अम्मी और अब्बू दफ्तर से घर आ गए। पता चला कि हम मौजूद नहीं हैं। अब्बू ने मामू को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की फिक्र मत करो, हमारे पास आ गए हैं। तुमने उन सब का स्कूल जाना किस खुशी में बंद करवा दिया था? क्या एक नए बेटे के पैदा होने की खुशी में? अब सुकून से इस बेटे और उसकी माँ के साथ रहो और अपने बाकी बच्चों को भूल जाओ। अब्बू में जुर्रत न थी कि वो मामूओं के मुंह लगते। जानते थे अगर ये लोग बिफर गए तो मुझे जेल भी करा सकते हैं। बस उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और हम नई माँ के गुलाम होने से आज़ाद हो गए। मंसूर ने हमको दोबारा इस्लामाबाद के अच्छे स्कूलों में दाखिल करा दिया। मामू जारी तालीम का खर्चा अब्बू की ज़मीन की पैदावार से देते थे। वक्त यूं ही गुजरता रहा और हम बहनों के साथ साथ दोनों भाइयों ने भी पढ़ लिख कर एक शानदार मुस्तकबिल पा लिया। चूंकि हमको एहसास था
कि हमारी माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो हमको आला तालीम दिलवाना चाहती थी। ये उनका वो ख्वाब था जिसको हर हाल में हमने पूरा करना था। भाई और हम भी अब अच्छे ओहदों पर नौकरी कर रहे हैं। भाई की शादी हो गई है, भाभी भी तालीम याफ्ता हैं और वो भी यहाँ एक कॉलेज में लेक्चरार हैं। भाई की शादी में भी अब्बू नहीं आए। अब हमारी शादी होने वाली है, रिश्ता तय कर दिया है मामू ने। लेकिन अब दुख इस बात का है कि अब्बू नहीं आ सकते क्योंकि वो बहुत बीमार हैं। हमने कोशिश की कि उनसे मिल सकें, एक बार गए भी, लेकिन उनकी बीवी शाजिया यानी हमारी दूसरी माँ ने मिलने नहीं दिया। अब्बू चल नहीं सकते, इसलिए वो दरवाजे तक भी ना आ सके। फोन पर बात हुई तो फूट फूट कर रो दिए और माफिया मांगने लगे कि मेरे बच्चों, मुझसे गलती हो गई, हमने दिल से माफ कर दिया। बस दिल चाहता है किसी तरह उनसे मिल सकें, लेकिन क्या करें, हमारी सौतेली माँ पत्थर दिल है। बस दुआ करें किसी तरह जिस दिन हमारी रुखसती हो तो अब्बू अपनी दुआओं से रुखसत करें। उनसे जो भी गलती हुई उसका उन्हें एहसास भी हो गया। क्या करें, बेटियां होती ऐसी हैं। अब्बू के गले लग के जी भर के रोने को दिल करता है। काश मुझे ये मौका मिल जाए। सब लोग दुआ कीजिएगा और सबको ये पैगाम दूंगी, खुदारा अगर आपकी औलाद है तो ऐसे दूसरी शादी ना करें। अगर करते हैं तो इंसाफ करें। हम बाप की शफकत और उनके प्यार से जो महरूम रहे, इसका हिसाब कौन देगा। अल्लाह किसी औलाद को ये दुख ना दे कि बाप के जिंदा होते हुए भी उसके साए से महरूम रहे। दूसरी शादी की इस्लाम में इजाज़त है, हुक्म नहीं कि ज़रूर करें। और दूसरी बात, हमारा मुआशरा पहली बीवी के होते दूसरी बीवी को लाना बर्दाश्त नहीं करता, तो इसकी वजह यही इंसाफ ना करवाना है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। आज की कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।